हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? तो देखो, अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 10 बजने वाले हैं। दिन भर मैं थोड़ा कुछ काम में बिजी था तो काफ़ी लेट हो गया घर आते आते। तो देखो, आप लोग कहीं बाहर ना निकला करो, ठीक है? सिचुएशंस बाहर ठीक नहीं है। मैंने ऑब्जर्व भी किया कि लोग लॉकडाउन का पालन अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं और ऐसे में आपको बाहर निकलना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखो, ठीक है? मैं यहाँ वीडियो डेली अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, हो भी पाता है, कभी कभी मिस भी हो जाता है, मगर आप अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को ब्रेक ना करो, ठीक है? तो आज का टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है? तो चलो आज बात करते हैं एक काफ़ी शानदार टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पे, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे लेक्चर का जो आज का टॉपिक है वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है? तो देखो, जैसा कि आपको नाम से ही आभास हो रहा होगा, कंडक्टर्स और इसका नाम है इंसुलेटर्स, ठीक है? तो कंडक्टर यानी कि ये किसी भी चीज़ को कंडक्ट करता है। हालांकि जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है? हीट के अंदर पढ़ोगे तो हीट को कंडक्ट करेगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों का कंडक्टर होता है। अब जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है, वो क्या है ना कि वो बिचौलिया है, वो पैसों का लेन देन करता है, किसी से पैसे लेता है, किसी तक पहुँचाता है, तो वो भी एक तरीके का कंडक्टर ही है ना भैया, वो भी एक तरीके का कंडक्टर ही है, ठीक है? वो क्या करता है, अब जैसे बस पे आप कहते हो कि ये कंडक्टर है, तो वो क्या करता है, वो पब्लिक से पैसे लेके बस के मालिक तक पहुंचाता है, ठीक है? तो वो भी किसी ना किसी चीज़ को कंडक्ट ही कर रहा है, पैसे को कंडक्ट कर रहा है। लेकिन जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये चार्ज को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है? ये चार्ज को कंडक्ट कर रहा है, मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर रहा है। और कब कंडक्ट कर रहा है? जब हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी मेटल पे, किसी भी वायर पे, किसी भी कंडक्टर पे, तब वो चार्ज को कंडक्ट करता है, ठीक है? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि करंट के फ्लो के लिए जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का होना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप अप्लाई करोगे तो कंडक्टर कंडक्ट करेगा, किसे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है? तो देखो, कंडक्टर का डिफिनेशन क्या बन जाएगा? मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी to pass through them simply. आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है? तो कंडक्टर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स में जितने भी आपको मेटालिक सॉलिड्स हैं लगभग सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है? कंडक्टर्स को गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हो। तो देखो, जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ना, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सब आपको इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर माने जाते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे एल्युमिनियम के थ्रू, सिल्वर के थ्रू, इनके थ्रू, कंडक्टर्स के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कंडक्टर्स है, ठीक है? तो जितने भी आपके मेटालिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कंडक्टर हैं। एक्सेप्शन में एक दो मेटल आते हैं, ठीक है? जैसे ये एक एक्सेप्शन में आता है, लेड। लेड एक मेटल है, ठीक है? जैसे कि सोडियम, तो सोडियम का आप लैटिन नेम क्या लिखते हो? नाइट्रियम। उसी तरीके से लेड का लैटिन नेम होता है प्लम्बम, ठीक है? और हिंदी में इसे कहते हैं सीसा, ठीक है? तो हिंदी में लेड को सीसा कहते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि ये लेड जो सीसा है ये आपका खिड़की वाला सीसा नहीं है। खिड़की वाला सीसा डिफरेंट है और ये लेड जो है ना ये डिफरेंट है। इस लेड को हम लोग कहते हैं मोस्ट स्टेबल हैवी मेटल। केमिस्ट्री में इसे दर्जा दिया गया है मोस्ट स्टेबल हैवी मेटल, ठीक है? मोस्ट स्टेबल हैवी मेटल। क्यों? क्योंकि आपके जो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, कोबाल्ट 60, रेडियम, यूरेनियम, ठीक है, तो ये जितने भी रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम
प्लास्टिक में कैरी नहीं कर सकते। आपको पता है कि वो एटम बम बनाने के काम में, हाइड्रोजन बम बनाने के काम में, ठीक है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपकी जान भी जा सकती है अगर आप इस रेडिएशन में एक्सपोज हो गए तो इसको कैरी कैसे करते हैं? तो इसको कैरी करने के लिए ना कोई स्पेशल स्कॉर्पियो या बोलेरो नहीं आती है, ठीक है, और ना ही मर्सिडीज बेंज आता है, ठीक है, वो कैरी होता है लेड के बॉक्स में, ठीक है, समझ में आ रहा है? वो कैरी होता है लेड के बॉक्स में। ये लेड आप कहाँ पे देख सकते हो? ये देख सकते हो, जैसे देखिए, देखो कहीं पे आपको इन्वर्टर बैटरी होगा, या तो आप ही के घर में हो सकता है। तो इन्वर्टर बैटरी में जो आपका बैटरी होता है ना, इन्वर्टर का, ठीक है, इन्वर्टर बैटरी में जो आपका बैटरी है वो एक्साइड का, लुमिनस का, किसी भी कंपनी का बैटरी हो, वो बैटरी दिखना बहुत ही भारी होता है। वो भारी इसी की वजह से होता है क्योंकि लेड जो है ना वो आयरन से भी ज़्यादा डेंस है। अब आयरन लोगे तो इतना आयरन 1 kg 1.5 kg का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना लेड लोगे ना तो आयरन से भी ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, 3 kg 4 kg का हो जाएगा, 5 kg का हो जाएगा, ठीक है। तो लेड काफ़ी हैवी मेटल है और ये मोस्ट स्टेबल हैवी मेटल है, ठीक है। ये क्या करता है कि जितना भी आपका रेडियम है या यूरेनियम है, या जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रेडिएशन इमिट करते हैं ना, इस रेडिएशन को ही ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कैरी करते हैं तो लेड के डब्बे में करते हैं, ठीक है। तो यही लेड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, ये एक्सेप्शन में आता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुआ कंडक्टर्स का। अब देखो, अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। देखो इंसुलेटर्स, जैसा कि इसके नाम में ही है, इंसुलेटर, काम इंसुलेशन, ठीक है। तो इंसुलेटर, अब आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, नाम से ही आप इसको डिकोड कर सकते हो कि ये इंसुलेशन करेगा किसी ना किसी चीज़ का। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जितने भी वायर्स बनाए जाते हैं, जो कंडक्टर्स एलिमेंट्स के वायर जो बनाए जाते हैं ना, जैसे कि एल्युमिनियम का तार है तो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होगा, रबड़ का कवर होगा। तो वो रबड़ प्लास्टिक वो क्या है? इंसुलेटर है, यानी कि वो क्या करता है? इंसुलेट करता है, करंट को रोकता है बाहर आने से, ठीक है, अंदर ही रखता है। तो ये जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, इसका काम होता है इंसुलेशन का, ठीक है। तो इंसुलेशन का डेफिनेशन, इंसुलेटर का डेफिनेशन क्या बन जाएगा? मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने बॉडी के थ्रू पास नहीं होने देंगे वो इंसुलेटर्स कहलाएंगे, ठीक है। इनका रेसिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, ठीक है, इसीलिए ये पास नहीं होने देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। अब जब इसका बात करोगे इसके एग्जांपल्स का, तो जितने भी सॉलिड्स में जितने भी नॉन मेटालिक सॉलिड्स है ना, जितने भी नॉन मेटालिक सॉलिड्स है लगभग सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। और आपका जैसे कि देखो लकड़ी हो गया, ये भी एक इंसुलेटर है, ठीक है, ग्लास है तो ये भी एक इंसुलेटर है, पॉकलेन है, पॉकलेन यानी कि जो आप कहते हो ना चाइनीज मिट्टी, ठीक है, क्या कहते हो उसको? चीनी मिट्टी, वही, ठीक है। फिर आपका रबड़ है, प्लास्टिक्स है, ये सब का सब तो इंसुलेटर ही है। देखो तो ये जितने भी नॉन मेटालिक सॉलिड्स है ये सारे के सारे लगभग इंसुलेटर्स ही होते हैं। एक एक्सेप्शन आता है इसमें, कार्बन का ही 2 एलोट्रॉप है, ठीक है, कार्बन के ही 2 एलोट्रॉप है, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, दोनों के दोनों कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मगर डायमंड जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है एज यूजुअल, जैसे कि सारे के सारे नॉन मेटालिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो डायमंड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन ग्रेफाइट के जब स्ट्रक्चर को आप केमिस्ट्री में डिटेल से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। इसीलिए केमिकली ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रिसिटी को, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि ग्रेफाइट जो है ना ये एक्सेप्शनल केस में आता है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस में आता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, ठीक है।
जब आप कंडक्टर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपका एक एक्सेप्शन था लेड, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा था मेटल होने के बावजूद। और जब आप इंसुलेटर्स पढ़ते हो तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्योंकि केमिकली जब आप इसके स्ट्रक्चर को, लैटिस को ध्यान से देखोगे केमिस्ट्री में, हायर स्टडीज़ में, तो आपको पता चलेगा कि ग्रेफाइट के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, ठीक है, और उसके चलते इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन में आता है। अब देखो, ये तो बात हो गई कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की, ठीक है। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन है। तो आपको पता है सबसे खराब कंडक्टर तो इंसुलेटर्स हैं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं है। मगर जब ये सवाल आता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो जब बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली सिल्वर, सिंबल Ag। Ag क्यों? क्योंकि सिल्वर का जो लैटिन नेम है ना केमिस्ट्री में क्या है, अर्जेंटम, ठीक है। तो सिल्वर इज डेफिनेटली द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे एक बार मैं 10th क्लास में क्लास ले रहा था, ठीक है, एक कोचिंग में, तो वहाँ पे एक बच्चा पूछता है ना कि सर सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम घर में या फिर बाहर में सिल्वर का वायरिंग क्यों नहीं कर देते हैं सर? भाई 50,000 रुपये kg हो गया, वो वायरिंग करोगे ना तो बिक जाओगे। आ रहा है समझ में? तो वायरिंग के समय ये भी देखा जाता है कि जो सब्सटेंस आप चूज कर रहे हो, जो एलिमेंट आप चूज कर रहे हो, वो इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं। तो ये इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो हम सिल्वर के जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेटिव में? कॉपर, क्योंकि सिल्वर के बाद कॉपर ही बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। और फिर कॉपर के बाद अगर आपको इससे भी सस्ते में जाना है तो एल्युमिनियम चाह सकते हो, ठीक है। और भी आयरन भी है, लेकिन आयरन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है। सो जब बेस्ट कंडक्टर की बात आती है तो डेफिनेटली सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो, तो आपने सॉलिड्स में देख लिया कि मेटालिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एक्सेप्शन में लीड। नॉन मेटालिक सॉलिड्स में देख लिया कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट। अब बात करते हैं लिक्विड्स और गैसेज के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो लिक्विड्स एंड गैसेज, तो देखो जब बात आती है लिक्विड्स की, ठीक है, तो कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वहीं पे कुछ लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर क्या है? तो वाटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, केमिकल जो आप वाटर का फॉर्मूला लिखते हो H2O, वो डिस्टिल वाटर के लिए होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाटर, और उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई मिक्सचर, कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं, ठीक है, शुद्ध पानी। तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे आप इसमें थोड़ा सा साल्ट मिला दोगे, किसी भी तरह का साल्ट, या फिर आप थोड़ा सा एसिड मिला दोगे या बेस मिला दोगे, तो कुछ भी ऐड करोगे, एसिड बेस एंड साल्ट स्मॉल अमाउंट में भी ऐड करोगे ना, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, बहुत सारे लिक्विड नहीं भी होते हैं। लेकिन जब आप गैसेज की बात करते हो तो मोस्टली जो गैसेज होते हैं ना, वो नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। हाँ, कहीं कहीं जब इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन भी जाते हैं गैसेज। तो इसके बारे में डिटेल से आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंसेस, और भी बहुत कुछ है। आपके लिए यही मैं कहूँगा कि मैं मेहनत करता हूँ तो आप भी मेहनत करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को, और सबसे बड़ी बात कि अपने पढ़ाई के कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करो, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लोग लाइव क्लासेस करते हैं, ठीक है, तो बहुत बार वहाँ पे क्वालिटी का, इंटरनेट का इशूज़ होता है। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ठीक है, और घर पे भी सेल्फ स्टडी करो और पढ़ाई की कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करो, ठीक है, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया ना तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में जाके वो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो पढ़ाई की कंटिन्यूटी को ब्रेक मत कीजिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।